चलो बच्चों उठ जाओ। उठ जाओ। हाँ तुम देखना केवल, ओके? तुम देखना सभी क्या करते हैं अभी। हाँ चलो 1 2 3 स्टार्ट। वेरी गुड, बैठ जाओ। तुम्हारे स्कूल में भी ऐसे होता है ना? तुम क्या बोलते हो स्कूल में? कैसे बोलते हो? हाँ लेकिन ऐसे हाथ ऊपर नहीं करते हो? करते हो? नहीं करते हो? यहाँ पे आके बता सकते हो क्या कैसे करते हो? तो हाँ आ जाओ इधर। आज अपने क्लास में छोटा बच्चा आया है फिजिक्स पढ़ने के लिए, तो उसको भी बताते हैं आज वो भी कैसे करते हैं स्कूल में। बताओ कैसे करते हैं? गुड मॉर्निंग सर। जोर से बोल के बताओ, पीछे आवाज। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड। अभी तुम कौन सी क्लास में हो? थर्ड ईयर यानी थर्ड स्टैंडर्ड। हाँ थर्ड स्टैंडर्ड में हैं और उनको फिजिक्स पढ़ना बहुत प्यारा लग रहा है, तो आज वो क्लास में आए हुए हैं। और भी कुछ चंद मेहमान छोटे छोटे फिजिक्स के लिए आना चाहते हैं, तो ठीक है आप बैठिए, ठीक है? क्लास होने के बाद आपको चॉकलेट देंगे। तो आज हम पढ़ने वाले एक टॉपिक का नाम है ग्रेविटेशन। बोलो क्या? ग्रेविटेशन। चैप्टर का क्या नाम है बच्चों? चैप्टर का नाम है बच्चों एक न्यूटन भैया थे। ये स्टोरी कई बार हम आपको बता चुके हैं, हमें नहीं लगता और बताने की आवश्यकता है। न्यूटन भैया थे, पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, एप्पल गिर गया। फिर उनके दिमाग में सवाल आया कि एप्पल नीचे ही क्यों आया, और फिर सवाल के चलते उन्होंने खोज लगाई ग्रेविटेशनल फोर्स की। किसकी? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सब चीज़ें नीचे आ जाती है। कहाँ पे आ जाती है? नीचे। अर्थ सब चीज़ों को खींच लेती है धरती की तरफ। उन्होंने बताया ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा ये फोर्स है कैसा? तो ये भाई साहब ने बताया कि अगर यूनिवर्स में पूरे कोई भी दो बॉडीज़ हैं, यूनिवर्स में क्या हैं? कोई भी दो बॉडीज़ हैं, जैसे कि ये एक है जिसका मास है m1 और ये एक है जिसका मास है m2, और मान लो दोनों के बीच की जो दूरी है वो r है। कितनी है? r दूरी पे दो बॉडीज़ रखी गई हैं। फिजिक्स में हर चीज़ को अपन पार्टिकल, बॉडी या ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे कि मार्कर है, लेकिन ये फिजिक्स के लिए एक बॉडी पार्टिकल ऑब्जेक्ट है। ये एक चश्मा है, गॉगल है कि नहीं? लेकिन ये फिजिक्स के लिए क्या है? बॉडी पार्टिकल ऑब्जेक्ट। सुबोध एक पुरुष है ना? हाँ सुबोध एक पुरुष है, ही इज़ अ मैन। शक तो नहीं है कोई? नहीं, ही इज़ अ मैन। लेकिन फिजिक्स के लिए सुबोध कौन है? एक बॉडी है, एक पार्टिकल है, एक। ऐसी ही दो बॉडीज जिनका मास m1 और m2 है, ऐसी दो बॉडीज के बीच में डिस्टेंस है r। कितना डिस्टेंस है? और दो बॉडीज को रखा गया है r दूरी पे। तो न्यूटन भैया ने बताया कि ये दो बॉडीज के बीच में एक फोर्स लगता है। क्या लगता है? ये फोर्स होता है बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये फोर्स कैसा होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और न्यूटन भैया बोलते हैं इस फोर्स से एक बॉडी दूसरे बॉडी को खींचती है, दूसरी बॉडी पहली बॉडी को खींचती है। न्यूटन भैया ने बताया ये फोर्स कितना लगता है, तो न्यूटन भैया बोले ये फोर्स होता है Gm1 m2 बाय r स्क्वेयर, वेयर G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, या इसी को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन।
ओके, कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, या इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, पहला मुद्दा। ठीक, ये जो F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वेयर है, इसमें ये है बच्चों मासेस, ये क्या है, मासेस ऑफ टू बॉडीज। ये क्या है, मासेस ऑफ टू बॉडीज। एंड व्हाट इज आर, आर इज डिस्टेंस, रेडियस कौन है वो, डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। ओके, ये डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। अब बच्चों ये जो g है जिसको हम कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं, इस g की एक कीमत है। g की कितनी कीमत है, 6.67 इंटू कितना, -11 यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कौन है वो, सेकेंड स्क्वायर, हाँ kg स्क्वायर। सुबोध, सेकेंड स्क्वायर होता है क्या, हाँ टाइम होता है इसमें, हाँ ठीक। F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ध्यान दो बच्चों, न्यूटन भैया बोले कि पूरे यूनिवर्स में ये फोर्स लगता है। कहाँ पे लगता है, पूरे यूनिवर्स में लगता है। ये फोर्स कहाँ पे लगता है, पूरे यूनिवर्स में। और पूरे यूनिवर्स में ये फोर्स लगने के चलते ये एक बॉडी दूसरी बॉडी को क्या कर रही है, अट्रैक्ट। क्या फ्रेम में आता है, देखो जब मैं इसको ऊपर की तरफ फेंकूं तो ये ऊपर जा रहा है, किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स, वेरी गुड, फोर्स की वजह से। किसकी वजह से जा रहा है, अबे मैं अप्लाई कर रहा हूं फोर्स इसके ऊपर, है कि नहीं, तो फोर्स की वजह से ऊपर जा रहा है। लेकिन एक हाइट पे जाने के बाद वहां से कहां आ रहा है, क्या जब ऊपर गया तो ऊपर से मैंने फटका मारा उसको, नीचे आ बोल के, नहीं, तो ऊपर तो मैंने भेजा लेकिन वो नीचे खुद से आया, किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको अपन कहते हैं जीएफ का फोर्स। ये वो फोर्स है बच्चों, जीएफ का फोर्स, जिसकी वजह से धरती के ऊपर की कोई भी बॉडी अगर ऊपर जाने लगे तो वो उसको नीचे खींच लेगी, ऊपर नहीं जाने देगी। ऊपर जाना, ऊपर जाना, समझते हो, ऊपर जाना। आपकी जब प्रगति हो जाए तो आप मानते हो ऊपर जा रहे हो। जीएफ का फोर्स आपकी प्रगति होने ऊपर नहीं जाने देगा, वो आपको नीचे खींचेगा। क्यों खींचेगा, वो चाहेगा नहीं कि आप प्रगति करो। ओके, दुनिया में निहायती बहुत खूंखार फोर्स है और न्यूटन भैया ने इसकी खोज करने की वजह से दुनिया के किसी भी फोर्स का यूनिट, दुनिया के किसी भी फोर्स का यूनिट न्यूटन रखा गया। क्या रखा गया, न्यूटन। ओके, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या रखा गया, न्यूटन। किसके चलते, आदरणीय न्यूटन भैया जी ने ग्रेविटेशनल फोर्स का जो खोज करा, उस खोज के चलते दुनिया के किसी भी फोर्स को क्या किया गया, एसआई यूनिट न्यूटन बना दिया गया। अच्छा ध्यान दो। अब बच्चों अगर हमने बोला कि जीएफ का फोर्स किसी भी दो बॉडीज के ऊपर लग रहा है और दो बॉडीज को अट्रैक्ट कर रहा है, सवाल है आप और हम क्यों नहीं अट्रैक्ट हो रहे। कुछ हो रहे होंगे, कुछ हो रहे होंगे, अलग बात, कुछ हो रहे होंगे, अलग बात है। लेकिन मेरा सवाल है, जैसे कि बाहुबली और सिद्धू बैठे हुए हैं एक दूसरे के आजू बाजू में, दूर हो गए, अब दूर हो गए, ठीक, अब दूर हो गए। तो सिद्धू और बाहुबली जो एक दूसरे के करीब बैठे हुए हैं, इस फोर्स के चलते एक दूसरे को चिपक क्यों नहीं रहे। हाँ, ये फोर्स तो वो फोर्स है, अरे जब हम कोई भी बॉडी ऊपर फेंक रहे हैं तो वो नीचे खींच रहे हैं, राइट। यानी इतनी सी बॉडी के ऊपर भी फोर्स लग रहा है। बहरहाल बाहुबली तो लगभग 70-80 किलो का होगा, सिद्धू 50-1 किलो का होगा, नहीं असल में देखा जाए तो 30-32 किलो है उसका वजन, जो भी है। सही है कि नहीं, कितना है, 40, ठीक। वो 40 का और वो 60 का, 70 किलो का। हाँ,
वो 70 किलो का है, वो 40 किलो का है। अरे इतने से पेन के ऊपर भी फोर्स लग रहा है, वो नीचे आ रहा है, उन दोनों की बॉडीज में काहे नहीं लग रहा? ध्यान दो, समझ में आता है कि देखो बहुत प्यारी चीज समझा रहे हैं। असल में ग्रेविटेशनल फोर्स हर चीज पे लग रहा है, आपके इर्द गिर्द हर चीज पे लग रहा है, हम आपस में क्यों चिपक नहीं रहे ये समझा रहा हूं। तो ये मान लो बाहु, आमतौर पे तो वो एक दूसरे के साथ बैठने के बाद चिपकते रहते हैं, लेकिन वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन नहीं है। अरे बैठे बैठे वो एक दूसरे, अभी संस्कार तो आजू बाजू दोनों के बीच में बैठेगा तो संस्कार चौंबड़त बसते दो गाना पर। ये भी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन नहीं है। हाँ, जीएफ का फोर्स इसको आप बोल सकते हो, कुछ लगभग हो सकता है कि उसके ये देखो चिपक गया हो फिर से। ध्यान दो, ये मान लो बाहुबली है, ये मान लो सिद्धू है। बाहुबली अराउंड 70 केजी, सिद्धू 40 केजी, राइट। न्यूटन भैया बोले दोनों के बीच का फोर्स होगा F इज इक्वल टू G इंटू M1, M1 की कीमत 70, G की कीमत 40, अपन दोनों के बीच का अंतर समझने के लिए, बहुत अच्छा करने के लिए अपन मान लेते हैं 1 मीटर। कितना? 1 मीटर, ताकि SI यूनिट में वो डायरेक्ट जीरो हो जाए अपने लिए। जीरो का मतलब एक कट जाए सीधा सीधा, तो हमने कहा 1 मीटर दोनों के बीच की दूरी। अब ध्यान दो, G की कीमत कितनी बच्चों? 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 7 गुणा 4, 7 4 28 गुणा 00, राइट, गुणा 1 0 0। अरे गुणा 1 के ऊपर कितने जीरो? 2 जीरो। गुणा में कितने? 2। अच्छा, मैंने बोला बच्चों अगर आपको समझ में आता है तो देखो, हाँ, मैं इन 2 जीरो से इसको अगर मल्टीप्लाई कर दूं 100 वाले, तो ये पॉइंट 2 घर आगे चला जाएगा। 6 6 7 इंटू 28 इंटू 10⁻⁸ के बाद चमकी। जब इन 3 डिजिट को 2 डिजिट से आप मल्टीप्लाई करोगे तो गुणाकार कितने डिजिट का बन जाएगा? दिख नहीं रहा? दिख रहा है? इधर दिख रहा है? हाँ, बोलो 667 इंटू 28 गुना 10⁻11 F इज इक्वल टू, अरे समझ में आ रही है चीज? 667 को आप जब मल्टीप्लाई करोगे 28 से इंटू 28, तो जो रिजल्ट आएगा वो कितने डिजिट का आ रहा है? लगभग 5 डिजिट। 5 डिजिट, 5 डिजिट जो भी आएगा, मान लो ये आया आपका ABCDE इंटू 10⁻11। अब पॉइंट यहां पे फिलहाल मैंने पॉइंट को इधर खींचा, पॉइंट को मैंने इधर खींचा, तो इसकी पावर की माइनस की संख्या कम कम होती जाएगी। यानी यहां पे लाऊं तो ये 10 हो जाएगा, यहां पे लाऊं तो ये 9 हो जाएगा, यहां पे लाऊं तो 8 हो जाएगा, यहां पे लाऊं तो 7 हो जाएगा, यहां पे लाऊं तो 6 हो जाएगा। तो ये आया 0.ABCDE इंटू 10⁻⁻6। -6 है अभी भी -6 है। अब ध्यान दो, F इज इक्वल टू, अगर ये इतना छोटा, ये कितना छोटा फोर्स है आपको थोड़ा सा फील देता हूं। अगर किसी बॉडी का मास 1 kg है, कितना है? 1 kg, तो उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? कितना न्यूटन लगेगा? 1 kg पे कितना mg लगता है? 1 kg के ऊपर 10 न्यूटन बोलते हैं अपन। यानी 1 किलो की बॉडी के ऊपर 10 न्यूटन लग रहा है। यानी 1 किलो का वजन अगर आप पकड़ लेंगे हाथ में, जरा सा पॉज करो, वजन लेके आओ 1 किलो का, आपको थोड़ा फील देते हैं। हाँ ठीक है, ध्यान दो। नहीं, बच्चे की गलती है नहीं, क्योंकि वहां पे डिजिटल है उनके पास, है कि नहीं? तो 1 किलो का वजन तो उनके पास है ना। पुराने जमाने में वो वजन आया करते थे, ऐसा हुआ करता था, और उसके ऊपर यहाँ पे 1 kg लिखा हुआ होता था, है कि नहीं? तो हमारे ज़माने की बात है, आपका ज़माना तो बहरहाल फॉरवर्ड है। आपके ज़माने में 1 किलो अब डिजिटल हो गया। इधर ध्यान दो, ये 1 किलो का साल्ट लेके आया है,
आयोडीन नमक नाम ही है, आयोडीन नमक। डिलक्स सॉल्ट, हमारे ज़माने में डिलक्स चड्डी बनियान था। अरे पुराने ज़माने में, आपके ज़माने में ये नमक बन गया। बहरहाल दोनों का भी स्वाद एक जैसे होगा, जाने दो। अबे ध्यान दो, अब देखो ये जो 1 केजी का साल्ट है, 1 केजी का साल्ट, हाँ ठीक है। अरे ठीक है, हाँ ध्यान दो। हाँ, एक डिलक्स ब्रेड भी आता था, डिलक्स ब्रेड भी था, और अगर उसको आप 7-8 दिन छोड़ दोगे तो उसके ऊपर बुरशी है चाहिए ना, उसके ऊपर फंगस चढ़ जाता था और उसका भी स्वाद फिर उसके जैसे हो जाता। ध्यान दो, इधर ध्यान दो। अब हमने कहा ये 1 किलो का है। जब मैं 1 किलो के पैकेट को उठाऊंगा हाथ में, क्या करूंगा, 1 किलो के पैकेट को मैं जब हाथ में उठाऊंगा तो ये मेरे हाथ के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ। बात सही है? अरे मैं कोई हल्का सा पेपर ले लूं हाथ में, एक पेपर फाड़ के देना, ध्यान दो। अरे जब मैं एक पेपर हाथ में ले लूं, क्या ये कोई फोर्स मेरे ऊपर लगा रहा है? लगा रहा है, बहुत नेग्लिजिबल, इतना नेग्लिजिबल कि उसको कंसिडर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सही है, ये नहीं लगा रहा है, ये एकदम नेग्लिजिबल है। लेकिन क्या अब जैसे मैं इसके ऊपर 1 किलो डालूं, देखो क्या हाथ थोड़ा सा नीचे जा रहा है, ठीक है, बहुत नहीं जाएगा, वो तो अलग बात है कि अगर मैं फोर्स पकड़ के रखूं तो ये जाने भी ना दूं, लेकिन लगभग थोड़ा सा फोर्स तो लग ही जाएगा, जिसके चलते ये नीचे की तरफ हाथ को खींचेगा। अरे यही फोर्स अगर मैं और थोड़ा सा बढ़ा दूं, अगर और थोड़ा सा बढ़ा दूं, तो क्या जैसे ही मान लो एक 10 किलो के आटे का, मैं अगर हाथ के ऊपर 10 किलो के आटे का अगर हाथ के ऊपर मैं थैला रख दूं तो हाथ सीधा नीचे चला जाए। सही है? सही है। ऐसा भी हो सकता है कि बोट चिंगरून जाए, हो सकता है। अगर आप अच्छे तरीके से उसको पकड़ो तो भी हाथ के ऊपर इतना फोर्स लगेगा कि आपको हाथ को नीचे करना पड़ेगा। जब बच्चों आप 1 किलो का वजन हाथ में पकड़ते हो तो वो वजन आपके हाथ के ऊपर जितना फोर्स नीचे लगा रहा है उसको बोलते हैं 10 न्यूटन। कितना बोलते हैं? 10 न्यूटन। ये है 1 केजी और इसके ऊपर लगता है नीचे की तरफ फोर्स, उसको बोलते हैं mg। g की कीमत है असल में 9.8। कितनी है? 9.8। g की वैल्यू कितनी है असल में? 9.8। लेकिन अपन अप्रोक्सीमेटली उसको पकड़ते हैं 10। कितने पकड़ते हैं? 10। तो 1 केजी यानी मास कितना हो गया? 1 किलो इंटू जी की कीमत कितनी? 10। ऐसे ये हो जाता है mg इज इक्वल टू 10 न्यूटन। कितना हो जाता है बच्चों? 10 न्यूटन। 1 किलो के ऊपर लग रहा है बच्चों 10 न्यूटन। अब इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। ये जो 0 पॉइंट इतना आया है, ये आंकड़ा आपका कुछ ऐसे आएगा 28,667। उसका मतलब 0 पॉइंट इसके बाद आएंगे 2 डिजिट 118। ठीक, करके देखना बाद में। ठीक, ये आएगा 18। देखो मैं 2 ही डिजिट ले रहा हूं समझने के लिए केवल। ये आएगा 18, बाकी CDE आपके और डिजिट है अन्य। इंटू 10⁶ था, मैंने 10⁶ को नीचे भेज दिया तो पॉजिटिव हो गया। अब देखो बच्चों, ये समझ में आता है कि देखो, अगर मैं कहूं 1.8 CDE, मैंने 0.1 घर से और इधर समझाने के लिए आपको और उधर भेज दिया, तो नीचे कितने बचे? 10⁻, यहां पे 6 थे तो उधर जाने के बाद एक बढ़ जाएगा यानी 7 हो जाएंगे, तो नीचे आने के बाद पॉजिटिव 7 हो जाएंगे। राइट, समझ में आया? कम नहीं होगा, ज्यादा होगा क्योंकि नीचे लिया हमने। अब ध्यान दो, 10⁻7। अब देखो, अगर इसको गौर से देखो तो ये है एक फोर्स कितना लग रहा है? 1.8। क्या राउंड फिगर करके मैं इसको 2 पकड़ लूं बच्चों? तो मैंने कहा ये है 2/10⁻7। 2। अब 10⁻7 को थोड़ी देर के लिए बाजू में हटाओ, यह है 2 न्यूटन। कितना है? 2 न्यूटन। कितना है? 2 न्यूटन। कितना?
अबे 1 किलो पे भी जो लगता है वो होता है 10 न्यूटन। समझ रहे हो? 2 न्यूटन का मतलब किसके ऊपर लग रहा है? 200 ग्राम के ऊपर। अब उसके बटा में भी कौन है? 10⁻⁷। मैं इसका 1 0 हटाता हूं, ऊपर दे देता हूं। मैंने क्या किया? 1 0, देखो 2 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी मैंने क्या किया? 10 से मल्टीप्लाई किया। अब ये हो गया बच्चों 20 न्यूटन, यानी 2 किलो के ऊपर का फोर्स, राइट, अपॉन 10⁸। अब 10⁸ का मतलब क्या समझो, फील देता हूं थोड़ा सा। 20 न्यूटन यानी कि ये हो गया 2 किलो के ऊपर का फोर्स बटा 2 किलो के ऊपर का फोर्स बटा उसका 10वां हिस्सा। नीचे अगर 10 आ जाए तो उसका 10वां हिस्सा। 10⁸ का मतलब क्या? 1 के ऊपर कितने जीरो? 8 जीरो। उसका 10वां हिस्सा, उसका 100वां हिस्सा, उसका 1000वां हिस्सा, उसका 10,000, उसका 10 लाख। 1 2 3 4 5 6 7 8, उसका 10 लाख के बाद 1 करोड़, 10 करोड़, यानी 2 किलो के मास के ऊपर, 2 किलो के वजन के ऊपर जो फोर्स लगता है उसका 10 करोड़वा हिस्सा। अब बोलो ये कितना निग्लिजिबल है? समझ पा रहे हो? उसका 10 करोड़वा हिस्सा उन दोनों के बॉडीज में लग रहा है। कैसे चिपकेंगे एक दूसरे को? समझ रहे हो? यानी जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बाहर गाड़ी आ जाए, मैं यहां पे खड़ा हूं, गाड़ी का वजन मान भी लो कि बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, ओके, लगभग मान लो 1 क्विंटल की गाड़ी है और मैं 70-72 किलो का, 70 किलो, वो 1 क्विंटल में 70 किलो, फिर भी दोनों के बीच का फोर्स कितना होगा? बहुत निग्लिजिबल। ये निग्लिजिबल क्यों हो रहा है बच्चों? क्योंकि जी की जो कीमत है वो बहुत 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 से भी ज्यादा क्या है? छोटी, और अपने मासेस क्या है? बहुत ज्यादा कम, बहुत ज्यादा कम उसी की तुलना में। ये तो कम है ही, अपने मासेस भी कम है। फिर आप बोलेंगे ये तो छटाक भर है, पेन का वजन फिर भी नीचे कहा आ रहा। तो अर्थ का वजन बच्चों इसकी तुलना में बहुत बड़ा है। ये अपनी एक बॉडी है जिसका मास है m1, और ये रही अपनी दूसरी बॉडी जिसका मास है पेन m2। इसका मास इतना ज्यादा है बच्चों कि कंपैरेटिवली इस चीज को हैंडल कर लेता है, जिसके चलते कि इसको ऊपर फेंकने के बाद वो आराम से नीचे की तरफ आ जाती है। अब अर्थ का मास है कितना, कितना फोर्स लग रहा है, कैसे लग रहा है, कितने फोर्स से पेन भी नीचे आ रहा है, ये भी निकालेंगे फील आने के लिए, ठीक है, चीजें समझने के लिए। फिलहाल इसको अच्छे से उतार लो। बात चमकी बच्चों? अब ध्यान दो, थोड़ा सा डिटेल में घुसते जाते हैं, समझते चलते हैं ग्रेविटेशन है क्या चीज। ध्यान दो, आप जो अभी पढ़ रहे हो ये सब आपको काम में आने वाला है 12th में एक चैप्टर में जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या नाम है? इधर का 11वीं का आपका चैप्टर ग्रेविटेशन। कौन सा चैप्टर? उधर बन जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इधर जो जो चीजें हैं वो सब उधर एज इट इज है, केवल नाम बदल जाएंगे, चीजें थोड़ी सी बदल जाएंगी। इधर का टॉपिक उधर का टॉपिक सब एनालॉगस है। कैसे हैं? सिमिलर है, सिमिलर इन शॉर्ट, ओके। तो वहां पे हमें सब काम में आने वाला है, इसलिए गौर से पढ़ते रहो अभी से, ओके। मैं बारिश का मौसम हूँ, तुझे एक दिन भाऊंगा, और 2 दिन दे के खुशियाँ हशर तक ले आऊंगा। मैं बारिश का मौसम हूँ, मेरा एतबार न करना, कुछ भी हो जाए यारा, मुझे तू प्यार न करना। सुना है तूने गाना? कितना अच्छा वो टक लगाता है वो। हाँ, क्या नाम है उसका? बी प्राग, बहुत अच्छा गाता है।
है नहीं, उसकी आवाज में एक दर्द है, दर्द। अच्छा आ जाओ मुद्दे पे। हाँ मैंने कहा बच्चों M1 और M2 दो क्या है बच्चों? मासेस। दो क्या है? सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। अरे सुगत क्या हुआ? बी प्राक के गाने से डर गया बच्चा, नहीं तो फिर दर्द उसका जाग गया होगा। चला गया। अच्छा ध्यान दो, F इज इक्वल टू G(M1 M2) बाय R स्क्वेयर। मैंने कहा बच्चों सुनो तो, कहने तो दो। मैंने कहा F इज इक्वल टू ये जो G(M1 M2) बाय R स्क्वेयर है, ये F जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसको बोला जाता है सेंट्रल फोर्स। क्या बोलते हैं? ये बहुत काम की चीज़ है, छोटी सी बात है, लेकिन इसके ऊपर खतरनाक खतरनाक सवाल बनेंगे और खतरनाक खतरनाक सवाल इससे हल हो जाएंगे। ओके, एक सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या? मतलब समझो, मतलब किसी बॉडी के, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल ये बॉडी है। कौन सी बॉडी है ये? एक कौन सी बॉडी है? स्क्वायर बॉडी है। कैसी बॉडी है? स्क्वायर। मान लो ये बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रही है, ये भी कौन है? स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दिस टू बॉडीज कैसे लगेगा? फ्रॉम सेंटर टू सेंटर ऑफ द बॉडी, फ्रॉम सेंटर टू सेंटर ऑफ द बॉडी लगेगा, इसलिए इसको बोला जाता है सेंट्रल फोर्स। इट इज ओनली एंड ओनली, इट इज ओनली एंड ओनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जब अपन उधर चले जाएंगे ना, तो हो सकता है ये फोर्स ऑफ रिपल्शन भी बन जाए, है कि नहीं? तुझको गाना सुन के भूख लग गई है ना? सही बोल, भूख लगी थी, तूने गाना सुना, तुझको लगा कि कुछ खा लें अभी, सही है ना? ठीक। तो हमने कहा ये फोर्स ऑफ क्या है? अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये बॉडी इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, इसको अट्रैक्ट करेगी, ये बॉडी इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, उसको अट्रैक्ट करेगी। कैसा ये फोर्स है बच्चों? तो ध्यान दिया जाए, अगर इसका मास M1, इसका मास M2, तो इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू 2, फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू 2, फोर्स ऑन सेकेंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट। ये बॉडी इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, ये बॉडी इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, हर एक बॉडी एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगाएंगी। हाँ ठीक, लिख लो, पॉज कर दे उसको, ए सॉन्स कर देख बाहर, ठीक ध्यान दो। हमने कहा बच्चों ये सेंट्रल फोर्स है। कैसी फोर्स है? यानी सेंटर टू सेंटर एक्ट करेगी, और ये ऑलवेज अट्रैक्शन की फोर्स रहेगी। कैसी फोर्स रहेगी? अट्रैक्शन, यानी एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट ही करेगी, किसी भी केस में रिपेल। अरे जैसे मैग्नेट लोगे, साउथ साउथ नॉर्थ नॉर्थ पोल जो होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे? रिपेल करते हैं। अगर नॉर्थ साउथ होंगे तो सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? कॉल आ रही है, ठीक है, अब कैंसिल ना हो जाए खाली। हाँ ठीक, ध्यान दो। मैंने कहा बच्चों, दिख रहा है यहाँ पे, देखना, ये बॉडी M1, ये बॉडी M2 मास की, M1 मास की एक, M2 मास की एक। इस बॉडी पे इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा उसको हमने कहा फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकेंड, और वो इस डायरेक्शन में लग रही, वो इस डायरेक्शन में लग रही। हमने कहा फोर्स ऑन सेकेंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट, फोर्स ऑन मास 2 ड्यू टू 1, वो लग रही इस डायरेक्शन में। अब इसके ऊपर के एरो को तो ऐसे ही दिखाना पड़ेगा, उल्टा नहीं लिखना है। लग इधर रही है फोर्स, लग इधर रही है, राइट? समझ रहे हो?
अच्छा, क्या ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी? सोच के बोलो, सोच के बोलो। मान लो एक बहुत बड़ा मास है, मान लो एक छटाक भर मास है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रही, फोर्स मान लो ये बॉडी मास 1 की, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इधर की तरफ, इसके ऊपर एक फोर्स लग रही, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। लिखेंगे तो ऐसे ही लगेगी, इधर ये लगेगी उधर। सेम होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे। ध्यान दो, इधर ध्यान दो। ये जब ऊपर जाएगा तो अर्थ इसको एक फोर्स से खींच रही, ये भी अर्थ को खींच रहा, लेकिन अर्थ की तरफ ये जा रहा, अर्थ इसकी तरफ नहीं आ रही, तो क्या फोर्सेस इक्वल नहीं है? गधों, ये ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होती हैं। ये ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होती हैं। अर्थ पेन के ऊपर जो लगा रही है वो, और पेन अर्थ के ऊपर जो लगा रही है वो, दोनों फोर्सेस कैसे हैं? इक्वल हैं। अर्थ का मास इतना बड़ा है कि अर्थ ऊपर उठ नहीं पा रही इसकी वजह से, लेकिन इसका मास इसकी तुलना में इतना नेग्लिजिबल है कि अर्थ इसको खुद की तरफ खींच रही है। तो ये दोनों फोर्सेस होती हैं इक्वल एंड अपोजिट। मैग्नीट्यूड में दोनों भी होती हैं इक्वल, मैग्नीट्यूड में दोनों भी होती हैं इक्वल, डायरेक्शन में होती हैं अपोजिट। इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। यानी मैं इसको लिख सकता हूं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, F1 2 बार, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन की वजह से हमने लगा दिया माइनस साइन। के बाद चमक रही पक्का। अच्छा, एक और छोटा सा मुद्दा ध्यान दो। देखो आप क्या क्या समझा रहा हूं। एक सेंट्रल फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इन डायरेक्शन है, अपोजिट इन डायरेक्शन है। इसको हम लिखेंगे F12 इज इक्वल टू माइनस F21। अच्छा, और एक मुद्दा, ये फोर्स डज नॉट डिपेंड, हाँ वो स्टाइल में लिखा था ना तो आपको दिखा नहीं हो। डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। ओके, तो ये फोर्स डिपेंड नहीं करता मीडियम के ऊपर, ये फोर्स मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। यानी अगर मान लो दो बॉडीज हमने हवा में रखी और इनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स अगर मान लो F डैश है, कितना है? F डैश। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम कितना है? F डैश। समझने के लिए कहाँ पे रखा हमने इनको? हवा में, एयर में। मान लो मैं इन दोनों को भी पानी में डुबा दूँ ना, पानी ये दिख रहा है कि नहीं फ्रेम में? हाँ, तो लेना फ्रेम में, फिर वहाँ पे बैठ के क्या गोटियाँ खेलते बैठता है। हाँ, ध्यान देते जाना थोड़ा सा। हाँ ठीक, इधर ध्यान दो। पहले अपने पास साधन सामग्री पूरी अच्छी है नहीं, है कि नहीं? जितना है उससे अपन चला रहे हैं, कम से कम बाहर के बच्चे पढ़ पाएँ ऑनलाइन, इसलिए है। अनंत बच्चे जो कोशिश में है कि पढ़ लें। अभी औरंगाबाद के कुछ हैं, नांदेड़ के कुछ हैं, कुछ लातूर के हैं, कुछ बीड़ के हैं, है ना? तो उनके लिए बनाना पड़ रहा है, बहरहाल नहीं तो अपन बना भी नहीं लेते थे। इधर ध्यान दो, हमने कहा इन दोनों को अगर मैं वाटर में भेजूँ, वाटर, पहले कहाँ पे थे? एयर, अब कहाँ है? तो वाटर में इनके बीच का फोर्स क्या कम हो जाएगा? कुछ ज़्यादा हो जाएगा, तब भी क्या रहेगा? F डैश। अरे मैं इनको गरम गरम तेल में डुबा दूं, ऑयल, मीडियम चेंज कर दिया, अब इनके बीच का फोर्स फिर भी F डैश। काहे ऐसा हो रहा? ऐसा काहे हो रहा? तो F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वेयर में ये जो G है कौन है? इसको कहा जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।
पूरी दुनिया के लिए, यूनिवर्स के लिए, ब्रह्मांड के लिए, विश्व के लिए ये क्या है? कांस्टेंट है। इसकी कीमत मीडियम के ऊपर डिपेंड, जी डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम एंड हेंस योर फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। बच्चम की आंखें पंखा पुंछवार लाओ, शुरू कर दे। हाँ ध्यान दो क्या बोले अपन बोले ये सेंट्रल फोर्स है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, यानी इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इन डायरेक्शन है। और हम बोले कि डज नॉट डिपेंड करता है मीडियम पे, डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम पे डिपेंड भी नहीं करता। अच्छा, और एक छकूला सा मुद्दा, कैसा मुद्दा? छकूला सा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। नंबर 5, नंबर 6, छकूला सा। ध्यान दो, दोनों मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं लेकिन अलग अलग लिखेंगे, लिखना नहीं है, ध्यान देना पहले। इट इज वैलिड फॉर पॉइंट मास ओनली। ये लॉ, दिस लॉ इज वैलिड फॉर पॉइंट मास ओनली। ये पॉइंट मास पे ही लागू होता है। कहां पे लागू होगा? ये पॉइंट मास पे लागू होगा। और इट इज सिग्निफिकेंट क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं आ रहा है क्या उसमें? देखो ना, एक बार चेक करके देखो। हाँ है तो सही, लेकिन फिर भी चेक करके देखना, कुछ दिक्कत ना हो जाए। उसको थोड़ा सा पुश कर दो। ये थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, कुछ थोड़ा सा सिस्टम में प्रॉब्लम्स हैं सब। ठीक है, चलो बहरहाल ध्यान दो। सिग्निफिकेंट क्या है? सिग्निफिकेंट फॉर हेवी बॉडीज, मतलब क्या? वैलिड फॉर पॉइंट मास का मतलब, यानी मान लो आपने दो बड़ी बड़ी बॉडियां आपस में करीब करीब रख दी, एक बड़ा पत्थर लिया आपने, एक गाड़ी के बाजू में रख दिया, दो बड़ी बड़ी बॉडियां आपने आसपास रख दी। दो पत्थर आपने बहुत बड़े बड़े, एक बहुत बड़ा पत्थर और एक पत्थर रजाक ने लाया, रजाक। रजाक ने लाया पत्थर, एक ही लाया। उसके पास मान लो दो पत्थर थे, उसने एक लाया। तो ये जो फोर्स है, हेवी बॉडीज, क्या बोला मैं? हेवी बॉडीज करीब करीब रख दी हमने। लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का जो फार्मूला अपन लगाते हैं, ये इनके लिए वैलिड नहीं होगा। ये वैलिड होता है ओनली पॉइंट मासेस के लिए। फिर आप बोलोगे ये सूर्या भाई है, इतना बड़ा, धरती अम्मा है उतनी बड़ी, इनके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे काम कर रही है? तो सूरज और धरती के बीच में जो दूरी है, आप अगर धरती पे बैठ के सूरज को देखोगे तो आपको लगेगा पॉइंट मास है। क्या है? पॉइंट मास, बहुत छोटा सा। और अगर मान लो रजाक सूरज पे जाके बैठ गया, पहले तो जल ही जाएगा सब कुछ, लेकिन मान लो वो पानी वानी लगा के चला गया और बैठ गया उसके ऊपर, तो ऐसी केस में उसको धरती कैसी दिखाई देगी? पॉइंट मास। कैसे दिखाई देगी? कैसे दिखाई देगी?
पॉइंट मास। ओके, तो ये वैलिड होता है बच्चों पॉइंट मास के लिए, और इसका सिग्निफिकेंस किसके लिए? सिग्निफिकेंस का मतलब इंपॉर्टेंस। इसका इंपॉर्टेंस है बच्चों हेवी बॉडीज के लिए। इंपॉर्टेंस किसके लिए? हेवी बॉडीज के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। अब जब प्रॉब्लम छुड़ाएंगे तब इन चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, कहाँ कहाँ पे क्या दिक्कत आएगी। कई प्रॉब्लम्स केवल इससे हल होंगे। ओके, जहाँ पे बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, आसानी से हो जाएगा जब आप ये समझ पाओगे कि ये सेंट्रल फोर्स है। कई सारे ढेर सारे चीज़ों में आपको प्रॉब्लम्स आएंगे तो मीडियम सॉल्व कर देगा। कई बार इन दोनों का किसके लिए सिग्निफिकेंस है और किसके लिए वैलिड है, इन दोनों का उपयोग लेके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, अच्छे से उतर लो, जल्दी से चलते हैं थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम की तरफ। मेरा प्यार